गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम जो हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यू 5 सीरीज झारखंड का आ रहा है, तो कंटिन्यू 5 सीरीज हिस्ट्री का आ रहा है। इसमें हम लोग ये तय किए हैं कि एक तरफ से झारखंड भी खत्म हो जाए और एक तरफ से हिस्ट्री भी खत्म हो जाए, मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक चल रहा है उसमें। और ये हम चाहते हैं कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस पे देख रहे हैं कि उतना लाइक चाहे उतना क्या हो रहा है कि इस चैनल पे लोग इस सीरीज को देख नहीं पा रहे हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, आप लोग किया कीजिए, ताकि हम लोग का भी मनोबल ऊंचा रहे। तो ये जो मुहिम चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री का, स्टडी विथ राजीव क्लासेस के साथ या ज्ञान मस्ती विथ राजीव क्लासेस के साथ जो चल रहा था, तो उसमें हम क्या करते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ा चुके थे। तो कहाँ तक चला था? स्वामी विवेकानंद तक चला था। आज हम देखते हैं भारत में उपनिवेशवाद, यानी उपनिवेशवाद क्या होता है। भारत में आज देखेंगे उपनिवेशवाद। भारत में उपनिवेशवाद नहीं, उपनिवेश क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन कि उपनिवेश क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी दो राष्ट्र हैं, मान लीजिए एक राष्ट्र ये है और दूसरा राष्ट्र मान लीजिए ये क्या होता है कि जब ये राष्ट्र इस पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, मान लीजिए कब्जा कर लेता है, तो ये राष्ट्र क्या हो गया इसका, एक तरह से मान लीजिए ये गुलाम हो गया है, ये राष्ट्र गुलाम हो गया। लेकिन उपनिवेश क्या होता है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था पर, यहाँ पे अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करें, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करें। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने से क्या फायदा होगा उसको, यानी उसको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। तो अगर कोई भी राष्ट्र अगर किसी दूसरे राष्ट्र पे क्या करता है, कब्जा करता है, किस पे, उसकी अर्थव्यवस्था पे, यानी उसके इकोनॉमी पे, तो जब उसके इकोनॉमी पे कब्जा करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, उपनिवेश। यानी क्या बोलते हैं उसको, मान लीजिए ये ब्रिटेन है, ये ब्रिटेन है और ये इंडिया है, ये क्या है, इंडिया है। तो जो ये ब्रिटेन है, मान लीजिए ब्रिटेन क्या किया, इंडिया पे कब्जा कर लिया, किस पे, इसकी अर्थव्यवस्था पे। जब ये अर्थव्यवस्था पे कब्जा कर लिया तो इसी को बोलते हैं कि भारत ब्रिटेन का क्या है, उपनिवेश है। ये क्या है, उपनिवेश है। और वाद का मतलब क्या होता है, उपनिवेश तो आप समझ गए, वाद मतलब विचारधारा। वाद मतलब क्या होता है, विचारधारा। जैसे आप सुनो होंगे समाजवाद, यानी समाज की विचारधारा, तो उसी तरह वाद मतलब विचारधारा, यानी मार्क्सवाद, जैसे मार्क्स की विचारधारा। तो उसी तरह उपनिवेशवाद यानी उपनिवेश, ये तो आप समझ गए, वाद मतलब विचारधारा, तो इसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद। अब ये जब भारत में ये उपनिवेशवाद पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, आपको हम पहले क्लास में बताए थे कि जब 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कस्तुनतुनिया अभी शहर जो आजकल इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, जब आप देखेंगे मैप देखेंगे, ये यूरोप का मान लीजिए मैप और ये टर्की, तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, इस्तांबुल है, इस्तांबुल, और ये टर्की का शेष हिस्सा है। तो टर्की का कुछ हिस्सा पड़ता है यहाँ और बाकी सब एशिया में पड़ता है। तो जो ये इस्तांबुल है, इसको पहले क्या बोलते थे, कस्तुनतुनिया। तो 1453 में क्या हुआ कि जब तुर्की में उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर आया, यानी उस्मानिया साम्राज्य आया, तो इसने क्या किया, पहले ये किसके था, पूर्वी रोमन साम्राज्य के हिस्से में था, लेकिन इसको उस्मानिया साम्राज्य ने हरा दिया था। तो जब ये उस्मानिया साम्राज्य ने हरा दिया था इसको, तो इस पे क्या हुआ था, कब्जा हो गया था। जब इस पे कब्जा कर लिया था, तो व्यापार किधर से होने लगते थे, अब अफ्रीका से। ये हम आपको पहले क्लास में बता चुके हैं, व्यापार कहाँ से होता था, अब अफ्रीका से पूरा ऐसे घूम के
यहाँ से व्यापार होता था। तो इसी क्रम में ये सबसे पहले 1453 में जब इसकी पृष्ठभूमि है, ये एक तरह से मानिए तो इसके यानी उपनिवेश भारत क्यों बना उसके पहले की जो पृष्ठभूमि है वो ये है, बता रहा हूँ जो। तो ये जब 1453 में यहाँ पे कब्जा हो गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोपीय व्यापारी भारत में आने लगे। उसी क्रम में सबसे पहले वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा का नाम आप जानते होंगे, ये हम पहले क्लास में आपको बता चुके हैं। तो उसी क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश और लास्ट में बीच में एक डेनिश कंपनी भी आई थी और उसके बाद फ्रांसीसी। तो हम देखेंगे ये उपनिवेशवाद मेनली ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन ही सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा समय तक शासन किया। तो हम पहले देखते हैं ब्रिटेन के बारे में। तो ये तो हिस्ट्री हम बता ही चुके हैं इसके, ब्रिटेनिज जो ब्रिटिश कंपनी है या फिर फ्रांसीसी कंपनी, डच कंपनी है, तो हम पहले बता चुके हैं। अब हम बस उपनिवेशवाद के मकसद से देखते हैं। तो भारतीय इतिहासकार रजनी पाम दत्त ने ब्रिटिश उपनिवेश को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। यहाँ लिख लीजिए, उपनिवेशवाद को 3 भागों में बांटा गया है। उपनिवेशवाद को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला कौन कौन है? वाणिज्यिक पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद ये कब से कब तक रहा? 1757 से 1813 तक। इसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद, ये कब से कब तक रहा? 1813 से 1857 तक, या इसको मान लीजिए 1858 तक, क्योंकि यहीं से क्या होती है कि कंपनी की शासन समाप्त हो जाती है। यहाँ से जो 1857 क्रांति होती है और जो 1858 में क्राउन के पास जो सीधा शासन जाता है, वहां से कंपनी की शासन समाप्त हो जाती है। इसके बाद थर्ड है वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद 1947 तक चलता है। ये 1858 से 1947 तक चलता है वित्तीय पूंजीवाद। ये 3 पूंजीवादी चरण है। इसको किसने बांटा है? रजनी पाम दत्त ने। रजनी पाम दत्त, इन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश को 3 भागों में बांटा है। और इनकी किताब किसमें है? इनकी किताब का क्या नाम? इंडिया टुडे। इंडिया टुडे। इंडिया टुडे में ही एक तरह से पूछा जाएगा कि इंडिया टुडे किसकी किताब है? रजनी पाम दत्त की है। और इसमें क्या किया गया कि इसी में इन्होंने जो उपनिवेश के चरण है उसको 3 भागों में बांटा। वाणिज्यिक पूंजीवाद 1757 से 1813 तक, औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1858, वित्तीय पूंजीवाद 1858 से 1947 तक। तो हम एक एक को देखते हैं। पहले ये दोनों मिटाते हैं, पहले उसी को देखते हैं। यानी इस चरण की क्या खूबियां थी, यानी इस चरण में क्या क्या किया गया था अंग्रेजों द्वारा वाणिज्यिक पूंजीवाद में। पहले तो इनको व्यापार का एकाधिकार था। इनमें पहला प्रावधान क्या था? व्यापार का एकाधिकार, यानी ट्रेड मोनोपोली थी। ट्रेड मोनोपोली थी किसकी? ब्रिटिश कंपनी की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसके बाद जो दूसरा में इसमें ये था कि जो सारे इनके प्रतिद्वंदी कंपनी थे, यानी जो भी ब्रिटिश कंपनी को छोड़कर जो सारी कंपनी थे उसको क्या किया था? लगभग इन्होंने समाप्त कर दिया था। कैसे? यानी ये पहले लिख लीजिए, प्रतिद्वंदी कंपनी को
प्रतिद्वंदी कंपनी को लगभग सीमित कर दिया था। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग सीमित कर दिया था। प्रतिद्वंदी जितनी भी प्रतिद्वंदी, जैसे डच, यहाँ लिख लीजिए डच और फ्रांसीसी। डच 1759 के बेदरा युद्ध में, 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध, हम आपको जो पढ़ा चुके हैं, उसमें क्या हुआ था, इसमें जो फर्स्ट कर्नाटक वार, सेकेंड कर्नाटक वार या थर्ड कर्नाटिक वार, जब थर्ड कर्नाटिक वार हुआ, इसी में क्या हुआ कि फ्रांसीसी की सत्ता लगभग क्या हुई, यहाँ से समाप्त हो गई थी। उस समय काउंट लाली फ्रांसीसी का नेतृत्व कर रहा था। जो 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ, 1795 में एक संधि हुई थी, पेरिस की संधि, ये हम आपको बता चुके हैं, पेरिस की संधि। इसके तहत क्या किया गया था कि डच की जो सारी कंपनियों पर लगभग किसका, ब्रिटिश का अधिकार हो गया था। और यहाँ पे भी पेरिस की संधि के तहत चंदनगर को छोड़कर बाकी सारों पे सिर्फ यहाँ फ्रांसीसी क्या होता, फ्रांसीसी सेना भारत में नहीं रखते, और चंदनगर अंग्रेजों ने ले लिया, बाकी को छोड़ दिया गया। ये हम आपको बता चुके हैं, जो पेरिस की संधि बताए थे 1763 में। तो सारी प्रतिद्वंदी कंपनी को इन्होंने लगभग सीमित कर दिया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन देखेंगे कि ये भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उस पर भी इनका धीरे धीरे कब्जा होने लगा। कैसे? 1757 के प्लासी युद्ध से और 1764 से बंगाल के युद्ध से। यानी इसमें लिखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कब्जा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, नियंत्रण किस युद्ध के थ्रू? 1757 की प्लासी युद्ध, ये भी हम बंगाल में बता चुके हैं आपको, और 1764 का बक्सर युद्ध, बक्सर युद्ध, प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध, बक्सर युद्ध के थ्रू। यानी जो बक्सर युद्ध था 1764 में, उसमें इनको क्या हुआ, दीवानी अधिकार मिल गया बंगाल का, फौजदारी अधिकार वहां के राजा को यानी मीर जाफर को, और जो दीवानी अधिकार था, दीवानी यानी जो पैसों से, वित्तीय मामलों से जो लेन देन था, वो किनको मिल गया, अंग्रेजों को मिल गया। यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरह से द्वैत शासन प्रारंभ हुआ। यहाँ लिख लीजिए द्वैत शासन प्रारंभ। इससे क्या हुआ, द्वैत शासन से, कि जो फौजदारी अधिकार मिला वो किसको, राजा को, मीर जाफर को मिला। जो दीवानी अधिकार मिला वो किसको, ब्रिटिश को मिला। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग सारा जो वहां से टैक्स का जो लेन देन होता था वो किसको मिलता था, अंग्रेजों को मिलता था। और ये लोग क्या करते थे, विकास करते नहीं थे वहां पे, और सारा जो खजाना था वो, यानी जो सारा टैक्स था, जो लाभांश मिलता था उसको ये वापस ब्रिटेन लेकर चले जाते थे और भारतीय लोगों में खर्च नहीं करते थे। इससे क्या हुआ कि एक तरह से दोहरी नीति इनकी नजर आई, दोहरी नीति। तो द्वैत शासन का प्रारंभ हुआ कहाँ पे, बंगाल में। यहाँ भी लिख लीजिए बंगाल, बंगाल में व्यापार का एक अधिकार मिला। प्रतिद्वंदी कंपनी को लगभग इन्होंने सीमित कर दिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर लगभग इनका नियंत्रण हो गया। द्वैत शासन प्रारंभ कर गया। इससे भी ज्यादा से ज्यादा ये लोग लाभांश कमाए। इसके बाद इन्होंने क्रय विक्रय का निर्धारण किया। यहाँ लिख लीजिए क्रय विक्रय का निर्धारण। क्रय विक्रय का निर्धारण ये खुद ही करते थे। क्रय विक्रय का निर्धारण ये खुद करते थे। इसके बाद ये टैक्स का भी निर्धारण करते थे। टैक्स का निर्धारण करते थे। क्रय विक्रय भी स्वयं करते थे और टैक्स का निर्धारण भी ये खुद करते थे। तो ये उपनिवेशवाद का जो पहला था उसमें क्या था, वाणिज्यिक पूंजीवाद। उसमें पॉइंट था व्यापार का एकाधिकार इनको हो गया। प्रतिद्वंदी कंपनी को लगभग इन्होंने सीमित कर दिया। इसके बाद क्रय विक्रय का निर्धारण किया, यानी टैक्स का निर्धारण ये खुद ही करते थे।
भारतीय अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर लिया। किस युद्ध के थ्रू? 1757, 1764 के थ्रू द्वैत शासन इन्होंने प्रारंभ किया। कहाँ? बंगाल में। क्रय विक्रय का निर्धारण खुद करते थे, टैक्स का निर्धारण भी खुद करते थे। इसके बाद इन्होंने भू राजस्व नीतियां बनाया, भू राजस्व नीतियां बनाई। किसने? कंपनी ने। जैसे अस्थाई, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये जो बंदोबस्त कानून थे, बंदोबस्त कानून, इस कानून के थ्रू क्या हुआ कि इन्होंने ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे टैक्स की दर बहुत अत्यधिक थी। यहाँ 50%, यहाँ 50%, यहाँ लगभग 80% तक टैक्स था। बाद में इसको कम किया गया, 50% तक लाया गया। तो इसमें, चाहे इसमें या महलवाड़ी में या रैयतवाड़ी, जो भी बंदोबस्त कानून बनाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूला गया। टैक्स माफी का यानी कर माफी का कोई प्रावधान था नहीं। तो इससे क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लाभ किसको हुआ? ब्रिटिश को हुआ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ। इसीलिए इसको बोलते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक पूंजीवाद। और इसके बाद देखेंगे कि ये लोग क्या करते थे, जो यही, इसी से क्या होता था कि जो इनको टैक्स मिलता था, यानी जो इनको रेवेन्यू अर्जित होता था, तो इसी रेवेन्यू से ये लोग क्या करते थे कि व्यापार करते थे। इसी रेवेन्यू से ये लोग व्यापार करते थे, यानी भारतीय राजस्व से, यहाँ लिख लीजिए, भारतीय राजस्व से, राजस्व से ही क्या करते थे? ये व्यापार करते थे। भारतीय राजस्व से व्यापार करते थे, यानी भारत का पैसा भी, भारत का रेवेन्यू भी, भारत का टैक्स भी, और उसी से व्यापार करते थे और उसी से प्रॉफिट कमाते थे। तो जो लाभांश इनको मिलता था वो भारतीय सामान से ही मिलता था, यानी भारतीय रेवेन्यू से ही मिलता था इनको। तो इसी को बोलते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद। तो जब ये वाणिज्यिक पूंजीवाद हुआ, इसके बाद हम देखेंगे धीरे धीरे औद्योगिक पूंजीवाद। तो जब ये वाणिज्यिक पूंजीवाद हुआ, तो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया? राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया। इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू किया। हस्तक्षेप कैसे? जैसे जो धीरे धीरे बंगाल में देखेंगे, इसी युद्ध के थ्रू इन्होंने धीरे धीरे बंगाल में क्या किया? राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया। अब वहां क्यों राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू किया? क्योंकि जब इनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, तो ये सोचते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर क्या करें? कब्जा करें, यानी ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र हम अर्जित करें, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। उसी क्रम में देखेंगे औद्योगिक पूंजीवाद। तो ये मिटा देता हूं। इसमें देखेंगे औद्योगिक पूंजीवाद, नाम ही से स्पष्ट है कि औद्योगिकरण हुआ, यानी उसमें धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का विकास हुआ होगा। औद्योगिक, औद्योगिक पूंजीवाद यह है दूसरा। ये कब से कब तक? 1813 से 1858 तक। इसमें क्या हुआ औद्योगिक पूंजीवाद में कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, तो उनके पुनर्जागरण के बाद देखेंगे कि वहां पे क्या हुआ? औद्योगिक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। कहाँ? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या हुआ? औद्योगिकरण हुआ। जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुआ, यानी यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, यहाँ लिख लीजिए, यूरोप में पुनर्जागरण, पुनर्जागरण हुआ। जब पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण के बाद, यानी पुनर्जागरण के बाद यूरोप में औद्योगिकरण शुरू हुआ। औद्योगिकरण शुरू हुआ, औद्योगिकरण शुरू हुआ। जब औद्योगिकरण शुरू हुआ, तो वहां पे इसका मतलब कि सामान क्या होंगे? तेजी से बनेंगे। जब मशीनें, यहाँ लिख लीजिए, नई नई मशीनें की खोज, नई नई मशीनें की खोज हुई, नई नई मशीनें की खोज हुई, नए नए तकनीक डेवलप हुए, यानी विकसित हुए।
नई मशीनें खोज हुई, नई तकनीक विकसित हुए, तकनीक विकसित हुए। जब नई नई मशीनें की खोज हुई, नई तकनीक विकसित हुए, इसका मतलब कि वहाँ सामान भी क्या होगा, बेहतर होगा। यानी जो भारतीय, एक तरह से मान लीजिए कि एक भारतीय कपड़ा ले लीजिए, सपोज करिए, मान लीजिए भारतीय कपड़ा है और एक यूरोप का कपड़ा है, सपोज करिए। ये कहाँ से, हाथ से बना है, हाथ से बनाया गया है, यानी हथकरघा है, ये हाथ से बनाया गया, और ये मशीन द्वारा, मशीन द्वारा। तो सबसे बढ़िया फिनिशिंग किसकी होगी, यानी सबसे ज्यादा फिनिश कौन प्रोडक्ट होगा, ये वाला प्रोडक्ट होगा सबसे ज्यादा फिनिशिंग। और यहाँ पे क्या हुआ था कि रंगों का भी जर्मनी में आविष्कार हो गया था, नई नई रंग का भी जर्मनी में आविष्कार हो गया था। भारतीय उस समय क्या थे, नील पे, नील पे भरोसा करते थे। लेकिन यहाँ पे जब जर्मनी में नए नए रंगों का विकास हुआ, तो इसका मतलब जो ये कपड़ा होगा वो ज्यादा आकर्षित होगा, यानी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इनके अपेक्षा ये कपड़ा ज्यादा खूबसूरत होगा। तो आप ही लोग खुद सोचिए कि आप लोग भी कोई अगर सामान परचेज करते हैं तो कौन सा सामान परचेज करते हैं, यानी कौन सा सामान खरीदते हैं जो ज्यादा अच्छा हो। तो इनकी अपेक्षा इनकी सामानें ज्यादा बिकने लगी। जब इनकी सामानें ज्यादा बिकने लगी, जब इनकी सामानें ज्यादा बिकने लगी, इसका मतलब कि ये इनकी सामानें की मांग बढ़ जाएगी। जैसे ही मांग बढ़ेगी तो इनका सप्लाई भी बढ़ जाएगा। जब सप्लाई बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे ये क्या करेंगे, पूरी तरह से भारतीय बाजार पर नियंत्रण कर लेंगे। क्या करेंगे, पूरी तरह से भारतीय बाजार पर नियंत्रण कर लेंगे, और भारतीय जो कपड़ा है वो उनकी तुलना कर नहीं पाएगी, उनकी तुलना कर नहीं पाएगी। तो इसमें नए नए रंगों का आविष्कार हुआ, यहाँ लिख लीजिए, रंगों का आविष्कार हुआ, रंगों का आविष्कार हुआ। और एक तरह से उसमें क्या था कि जो यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, तो यूरोप में सामान तेजी से बनने लगे। जब यूरोप में सामान तेजी से बनने लगे, यहाँ लिख लीजिए, यूरोप में या ब्रिटेन मान लीजिए, यहाँ लिख लीजिए ब्रिटेन, हमको बस ब्रिटेन से मतलब, ब्रिटेन में सामान तेजी से बनने लगे। जब सामान तेजी से बनने लगे तो इसमें क्या होगा कि जो अन्य व्यापारी थे, पहले देखेंगे 1813 से पहले क्या था, ट्रेड मोनोपोली था, यानी व्यापार का एकाधिकार था। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन 1813 में ही, 1813 में एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का कर दिया गया, एकाधिकार समाप्त कर दिया। यानी कोई भी व्यापारी क्या कर सकते हैं, भारत में आकर व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ पे एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। और क्या किया गया इसमें, जब एकाधिकार समाप्त हो गया तो कोई भी ब्रिटिश व्यापारी, कोई भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकता है, इसे अधिकार दिया गया। जब इनको अधिकार दे दिया गया, कोई भी ब्रिटिश व्यापार कर सकता है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सामान तेजी से भारत में आने लगे। जब सामान तेजी से आने लगे तो एक तरह से भारत क्या हो गया, आयातक देश बन गया। भारत आयातक देश बन गया, किसका, जो तैयार माल है, यानी भारत आयातक देश बन गया, किसका, तैयार माल का, तैयार माल का। यानी आयातक किसका बना, तैयार माल का। जो हम बोल रहे हैं आप उसको सुनिएगा, क्योंकि यहाँ लिख हम कम रहे हैं। तो तैयार माल का जो आयातक बन गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा था यूरोप में, आप देखेंगे तो यूरोप में किसका हस्तक्षेप था, नेपोलियन का। आप लोग नाम सुनेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का। तो यूरोप में जब नेपोलियन का हस्तक्षेप था, तो ये लोग क्या करते थे कि यूरोप में इसका व्यापार नहीं हो रहा था, क्योंकि नेपोलियन ने बंद कर दिया था, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था। वो जो कहता था वही यूरोपियन लोग करते थे। तो इसीलिए जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारत को चुना कि हम भारत की तरफ व्यापार करेंगे, क्योंकि यूरोप में नेपोलियन था, उन्होंने बाजार बंद कर दिया था।
तो ये लोग भारत की तरफ आए, तो भारत को आयातक देश बना दिया, भारत को आयातक देश बना दिया किसका, तैयार माल का, और निर्यातक बनाया किसका, कच्चा माल का। क्योंकि जब औद्योगिकरण हुआ, जब सामान तेजी से बनने लगा, तो उसको ज्यादा से ज्यादा कच्चा माल भी चाहिए, तो कच्चा माल का निर्यातक बना दिया, कच्चा माल का निर्यातक बना दिया, निर्यातक बना दिया कौन, ब्रिटिश, किसको, भारत को। यहाँ देखिएगा हम लिख थोड़ा कम रहे, क्योंकि कच्चा माल का निर्यातक किसको बना दिया, भारत को, और तैयार माल का आयातक किसको बना दिया, भारत को। यहाँ से कच्चा माल मिल जा रहा था, ब्रिटिश में औद्योगिकरण हुई थी, मशीनें थी, तो ये लोग ज्यादा माल बनाते थे और इसको लाके भारत में डंप करते थे। जब भारत में इसको लाके भेजते थे तो इनसे उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हुआ। लेकिन पूरी तरह से ये 1813 से 1858 तक देखेंगे, पूरी तरह से ये क्या थे, भारत में पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा नहीं था, पूरी तरह से अंग्रेजों का कब्जा नहीं था। इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने धीरे धीरे राजनीतिक अधिग्रहण भी शुरू किया। राजनीतिक अधिग्रहण मतलब जैसे कुछ कुछ क्षेत्रों पर फिर से उन्हें दबाव बनाकर या किसी ढंग से मिलाकर उस पर जबरदस्ती कब्जा करना। तो उसी क्रम में देखेंगे राजनीतिक ब्रिटिश ने राजनीतिक अधिग्रहण शुरू किया, अधिग्रहण शुरू किया। राजनीतिक अधिग्रहण मतलब जैसे कुछ कुछ क्षेत्रों को ब्रिटिश में मिलाना, ब्रिटिश क्षेत्र में मिलाना, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध ये आपको पहले बता चुके हैं। आंग्ल मराठा युद्ध कब, 1817 से 18, जो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो बाजीराव सेकंड पेशवा था। इसके बाद आंग्ल सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में, यानी पंजाब को कब मिलाया गया था, 1849 में। पंजाब का अधिग्रहण कब हुआ था, 1849 में। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है जेपीएससी में कि पंजाब का अधिग्रहण कब किया गया था, तो 1849 में, मार्च 1849 में। तो इन्होंने धीरे धीरे अपना क्षेत्र विस्तार करना शुरू किया है, क्योंकि ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा हमको बाजार दिया जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों कुछ बीच में रुकावट आई थी, लाइट चली गई थी, क्योंकि पटना में भी कुछ कुछ एरिया में मॉक ड्रिल हो रहा था। तो हम देख रहे थे भारत में उपनिवेशवाद, औपनिवेशवाद में भी देख रहे थे औद्योगिक पूंजीवाद। पहला हम देख चुके थे वाणिज्यिक पूंजीवाद, अभी देख रहे हैं औद्योगिक पूंजीवाद। तो इसमें हम देख रहे थे कि ब्रिटिश जो क्या कर रहा था, वो धीरे धीरे राजनीतिक अधिग्रहण कर रहा था, यानी नए नए क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में क्या कर रहा था, शामिल कर रहा था। तो वो शामिल क्यों कर रहा था, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र मिले व्यापार करने के लिए। तो इसी क्रम में वो आंग्ल मराठा युद्ध किया, जो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध था 1817-18 में। तो 18 में इसने मराठा को भी जीत लिया। आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में, जो सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध हुआ 49 में, उसमें क्या किया इन्होंने, पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। और ये क्वेश्चन पूछा गया, ये हम आपको बता चुके हैं कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें और क्या करता है इन्होंने कि जब यहाँ पे औद्योगिकरण हुआ, तो इसमें जब सामान्य में बनने में तेजी आने लगी, यानी जो वस्तुएं थी वो काफी तेजी से बनने लगी, तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। जब वो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी, तो उसने क्या किया, जो भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया, यानी इसको मिटा देता हूं, यानी कृषि का क्या किया, वाणिज्यीकरण। वाणिज्यीकरण मतलब यानी नकदी फसलों का उत्पादन करने का, यानी इसमें क्या किया, कृषि का वाणिज्यीकरण किया, कृषि का वाणिज्यीकरण। इसका मतलब कि इन्होंने वाणिज्यीकरण मतलब नकदी फसलों के उत्पादन में ज्यादा बढ़ावा दिया। किसके उत्पादन में, नकदी फसलों के उत्पादन के लिए ज्यादा बढ़ावा दिया।
इसमें क्या हुआ, और इसने ददनी प्रथा शुरू किया, यानी ददनी प्रथा। ददनी प्रथा मतलब यानी किसानों को पहले ही पैसा दे दिया जाता था कि आप ये चीज को उपाजिए। मान लीजिए उनको कपास की जरूरत है, तो वो पहले ही किसानों को पैसा दे देते थे, ठीक है हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप क्या करिए, कपास को उपाजिए और बेचेंगे हम ही को। यानी कपास को उपाज कर किसको बेचना है, जो कपास का उत्पादन होगा वो किसको बेचना है, ब्रिटिश को ही बेचना है। तो पहले ही उनपे ददनी प्रथा थोप दी गई, कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, यानी नकदी फसलों का बढ़ावा दिया गया। इसके कारण क्या हुआ, जब ददनी प्रथा आई, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, भारतीय वस्तुएं उनका मुकाबला नहीं कर सकी, मुकाबला नहीं कर सकी किसकी, ब्रिटिश कपड़ों की। जब मुकाबला नहीं कर सकी तो इसका मतलब भारतीय उद्योग क्या हो गए, भारतीय उद्योग का पतन होगा। यहाँ पे भारतीय उद्योग का पतन होना शुरू हो गया, किसमें, औद्योगिक पूंजीवाद में। यहीं से भारतीय उद्योग का पतन शुरू हो जाता है, भारतीय वस्तु पर भारी टैक्स लगा दिया जाता है। एक तो यहाँ से पतन शुरू हो गया, क्यों, क्योंकि जो मशीन द्वारा सामान बनाई गई थी उसकी फिनिशिंग अच्छा थी। तो जब उसकी फिनिशिंग अच्छा थी, और एक तो कृत्रिम कलर जो आप देख रहे हैं, कृत्रिम कलर का भी इस्तेमाल, ये कृत्रिम कलर का भी जो बनने की प्रक्रिया थी वो जर्मनी में शुरू हो गई थी, यानी उनका भी डेवलपमेंट हो गया था कृत्रिम कलर का, आर्टिफिशियल कलर का। तो उससे कपड़ा और भी अच्छी दिख रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि भारतीय जो कपड़े हैं वो उनकी मुकाबला नहीं कर सकी, तो भारतीय उद्योग का पतन हो गया। जो भारतीय उद्योग का पतन हुआ, इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी बचा खुचा था, जो भी ये वस्त्र का व्यापार होता था जो भी, तो उसके बाद भारतीय वस्तु पे, यानी भारतीय वस्त्र पर भारी टैक्स लगा दिया गया, लगा दिया गया। कब, पहले ये उद्योग जब पतन हो गया तो बाकी जो बचा खुचा जो भी वस्त्र का व्यापार होता था उस पे ज्यादा टैक्स लगा दिया। कितना टैक्स लगा दिया, तो सूती वस्त्र पे 71%, सूती वस्त्र पे 71% और रेशमी वस्त्र पे 90%। सोचिए, 71% और 90%, एक तरह से मानिए एक पे 70%, एक पर 90% टैक्स लगा दिया। इतना जब मान लीजिए 100 का कपड़ा है, मान लीजिए 100 रुपए का, उसमें 70 रुपया 71 रुपया, तो यानी 100 के 71 रुपया उसका प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, यानी लागत कॉस्ट 171 रुपया हो गया। तब जो बेचेगा वो तो अपना प्रॉफिट रख कर ही बेचेगा, तो 100 रुपया में 71 रुपया टैक्स देना है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट अपना उसी में से निकालना होगा, तो अपना इस पे प्रॉफिट रख के ही बेचेगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि भारतीय वस्तुएं मुकाबला नहीं कर सकी। एक तो इससे भी पतन हो गया, क्योंकि उनमें मशीन मशीन द्वारा बनाया जा रहा था, भारत में हस्तशिल्प थी। दूसरा, इस पे टैक्स लगा दिया गया, जब टैक्स लगा दिया गया तो सामान महंगी हो गई ऑटोमेटिक ही, तो इसके कारण भी क्या हुआ, उद्योगों का पतन शुरू हुआ। तीसरा चरण आता है इसमें, वित्तीय पूंजीवाद। ये क्या था, औद्योगिक पूंजीवाद। तीसरा चरण हम देखते हैं वित्तीय पूंजीवाद, इसको हम मिटा देते हैं। तीसरा क्या है, वित्तीय पूंजीवाद। वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद, उसमें क्या था वित्तीय पूंजीवाद में कि ये कब से कब था, 1858 से 1947 तक, 1858 से 1947 तक चला क्या, वित्तीय पूंजीवाद। इसमें क्या था, इसमें जो ये प्रावधान था,
इसमें क्या था कि जो यहाँ से जो औद्योगिक पूंजीवाद या वाणिज्यिक पूंजीवाद से जो उनको प्रॉफिट हो रहा था, तो वो प्रॉफिट को क्या कर रहे थे, ये डायरेक्ट ब्रिटिश लेकर चल रहे थे, यानी इंग्लैंड लेकर चल जा रहे थे। तो वित्तीय पूंजीवाद में क्या हुआ, भारत से जो भी प्रॉफिट उनको ब्रिटेन लेकर जा रहे थे। जो ब्रिटेन लेकर जा रहे थे, तो इसका मतलब कि उसको भारत में कोई फायदा नहीं हुआ उस प्रॉफिट का, यानी वो लोग भारत में निवेश ही नहीं कर रहे थे, तो वो लोग ब्रिटेन लेकर चल जा रहे थे। और भारत में निवेश कर रहे थे जब, लेकिन जिसको वो भारत में निवेश कर रहे थे, वो ऋण के रूप में निवेश कर रहे थे, ऋण के रूप में निवेश कर रहे थे, ऋण के रूप में निवेश कर रहे थे। पहले तो कुछ हिस्सा लेकर ब्रिटेन चले जा रहे थे, लेकिन ये लोग ब्रिटेन में निवेश नहीं कर रहे थे। ब्रिटेन में क्यों नहीं निवेश कर रहे थे कि यहाँ लिख लीजिए कि ये इन पैसों को, किन पैसों को, जो ब्रिटेन लेकर गए हैं, जो पैसा वो ब्रिटेन लेकर गए हैं, उन पैसों को ब्रिटेन में निवेश नहीं कर रहे थे, निवेश नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां पे सस्ता श्रम उपलब्ध नहीं था, जब सस्ता श्रम उपलब्ध नहीं था, ये लोग ब्रिटेन में निवेश नहीं कर रहे थे, तो निवेश कहाँ करेंगे, वो लोग भारत में निवेश कर रहे थे। तो यही लिखा हूं कि वो भारत में निवेश कर रहे थे, लेकिन किसके रूप में निवेश कर रहे थे, ऋण के रूप में निवेश कर रहे थे, यानी ऋण भी चुकाएंगे और उस पर भी क्या करेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो भी लेंगे। तो यानी ऋण के रूप में और लाभांश भी दिया जाता था। निवेश कर रहे हैं ऋण के रूप में, और निवेश कर रहे हैं ऋण के रूप में, लेकिन उनको लाभांश भी दिया जाता था। किसको, निवेशक को, यानी जो निवेशक हैं, जो निवेश कर रहे हैं भारत में और ऋण के रूप में। मान लीजिए 1000 रुपया निवेश किए, सपोज करिए 1000 रुपया वो लोग निवेश किए, तो 1000 रुपया ये ऋण रह गया कि 1000 रुपया आपको तो देना ही देना है, लेकिन इसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो भी इनको देना है, यानी ये ऋण भी देना है और इनको लाभांश भी देना है, यानी जो प्रॉफिट में जो उनका अंश हुआ वो भी इनको देना है और ऋण भी इनको चुकता करना है। तो जो भारत में वो निवेश कर रहे थे वो ऋण के रूप में निवेश कर रहे थे, जैसे रेलवे पे 5% लाभ की गारंटी पर कितना परसेंट, 5%। इसके बाद डाक तार में, शिक्षा में, यानी जो भी निवेश कर रहे थे उस पे, डाक में, तार में, शिक्षा में आदि में जो भी निवेश कर रहे थे उस पे किस में निवेश कर रहे थे, ऋण के रूप में। इनका ऋण भी चुकता करना था, लाभांश भी दिया जा रहा था, और भारत में मानव संसाधन भी अधिक थी, और कम खर्च में ही यहाँ मानव मिल जा रहे थे, यानी कम खर्च में यहाँ मजदूर मिल जा रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि ये लोग यहाँ भी सस्ता श्रम भी उपलब्ध हो गया, ऋण के रूप में निवेश भी किए, इनको लाभांश भी ज्यादा मिल गया, इसीलिए इसको क्या बोला गया, वित्तीय पूंजीवाद बोला गया। क्योंकि जो इससे हर तरह से देखेंगे, तीनों पूंजीवाद में क्या हुआ, भारत का
शोषण ही हुआ। जब कंपनी छोड़कर गई थी, जब कंपनी 1858 में भारत छोड़कर गई थी तब 8 लाख पाउंड का ऋण था। कितना? 8 लाख पाउंड का ऋण था। 8 लाख पाउंड का ऋण, सॉरी 8 लाख नहीं, 8 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़ का पाउंड। कब? 1858 में जब कंपनी छोड़ के गई। लेकिन जब यही 1939 तक जैसे ब्रिटिश हुकूमत यानी जो क्राउन के हाथ में आया, जब ये कहा महारानी विक्टोरिया यानी ये वहां के जब क्राउन प्रिंस के हाथ में आया, क्राउन के हाथ में, तो ये कितना हो गई? 88 करोड़ के ऋण हो गया। 88 करोड़ पाउंड का ऋण हो गया। यानी इससे कंपनी तो कुछ कम शोषण कर रही थी, इससे भी देखने को लग रहा है कि कंपनी कुछ कम शोषण कर रही है। लेकिन यहां से देखिए, यहां तक 88 करोड़ पाउंड का हो गया, लगभग 11 गुना ऋण बढ़ गया। देखिए कितना तेजी से भारत में ऋण के रूप में निवेश किया गया था, और इसमें लाभांश भी उनको दिया जा रहा था, प्रॉफिट भी और प्लस में ऋण भी। इससे क्या हुआ दोनों तरफ से कि भारतीय जो है यानी भारतीय किसान हुए, भारतीय मजदूर हुए, यानी भारतीय हस्तशिल्पकार जो थे, उनसे क्या हुआ? अधिक से अधिक शोषण ही हुआ। इसमें किसी तरह से भारत को फायदा नहीं हुआ। तो ये था भारत में उपनिवेशवाद के बारे में। उपनिवेशवाद को हम 3 चरण में बांटे थे। वित्तीय पूंजीवाद, अभी ये तीसरा चरण देखे। इससे पहले औद्योगिक पूंजीवाद और उससे पहले वाणिज्यिक पूंजीवाद। हम 3 चरण में इसको बांटकर देखे हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कृषि का वाणिज्यिकरण। इसमें एक शब्द आया था पिछले क्लास में, ये जो पिछले स्लाइड में जो वाणिज्यिक औद्योगिक पूंजीवाद बताए थे, उसमें बताए थे कृषि का वाणिज्यिकरण। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कृषि का वाणिज्यिकरण क्या था। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। और ये इम्पोर्टेंट है किसको? मेंस के लिहाजे से ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि कहीं कोई पूछ देता है कि भारत में उपनिवेशवाद कितने चरणों में बटा था, उसकी व्याख्या करें, तो आप लोग को ये बताना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कृषि का वाणिज्यिकरण देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।